Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. आज हम पढ़ेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बताएंगे क्यों है। इसे हम पीसीएम भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो क्यों यूज़ करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन? तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग मैसेज सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो यही एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन को प्रोसेस कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस ब्लॉक डायग्राम में बहुत सारे ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे और एक एक ब्लॉक्स की वर्किंग भी आपको पता होना चाहिए, और बहुत ही ईजी है, नाम से भी पता चल रहा है। बस एक आपको दिख रहा होगा कि क्वांटाइजर, एक नया नाम दिख रहा होगा, बाकी और एक रीजनरेटिव रिपीटर। ठीक है, ये दो नाम आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। बाकी एलपीएफ के बारे में आपने सुना होगा, सैम्पलर आपने अभी भी पढ़ा है, सैम्पलिंग करते हैं उसमें, एनकोडर और डिकोडर, एलपीएफ। तो एक एक ब्लॉक के बारे में देखेंगे, और इसके बारे में मैंने डिटेल एक स्लाइड भी बना रखी है, इसमें ऐड कर रखा है, तो पढ़ेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, पहला ब्लॉक आपका लो पास फिल्टर है, देन हम सैम्पलिंग करते हैं, देन हम क्वांटाइजिंग करते हैं, फिर एनकोडिंग करते हैं, रीजनरेटिव रिपीटर है आपके पास दो, और डिकोडर और लो पास फिल्टर है। अब देखेंगे ये एक अगर सिस्टम है तो ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। तो ट्रांसमीटर पार्ट में आपके लो पास फिल्टर, सैम्पलर, क्वांटाइजर और एनकोडर आते हैं। ठीक है, चैनल में आपके रीजनरेटिव रिपीटर होते हैं, और डिकोडर और लो पास फिल्टर आपके रिसीवर में आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, सो एक एक ब्लॉक्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो लो पास फिल्टर बिफोर सैम्पलर विल बी यूज्ड एज एंटी अलियासिंग फिल्टर टू बैंड लिमिट द एनालॉग सिग्नल। तो बार बार मैं बताता हूँ कि जब भी आपको अपना एनालॉग सिग्नल कहीं पे ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो बैंड अनलिमिटेड तो नहीं है। दैट मीन्स उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम एक लो पास फिल्टर लगा के उसको बैंड लिमिटिंग कर लेंगे। क्लियर है? और वही लो पास फिल्टर हम एंटी अलियासिंग फिल्टर की तरह भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि जो हमारा मैसेज है उसमें अलाइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा। अब अलाइजिंग इफेक्ट आपका कब आता है? जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 FM होती है। ठीक है, ये तो याद होगा, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, नेक्विस्ट रेट एंड सैम्पलिंग रेट ऑल। सेकेंड कह रहा है कि सेकेंड जो आपका ब्लॉक है वो है सैम्पलर। तो सैम्पलर क्या करेगा? सैम्पलिंग करेगा। लेकिन कैसे करेगा सैम्पलिंग? तीन टाइप का सैम्पलिंग बताई थी हमने, ओवर सैम्पलिंग, आइडियल सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सैम्पलिंग होगी। तो जो आपका बैंड लिमिटेड सिग्नल है उसको जो सैम्पलर है वो ओवर सैम्पलिंग करेगा, जिससे कि वो क्या कहते हैं, सॉरी, नाम क्या है उसका, एलियासिंग इफेक्ट ना आए उसमें। ठीक है, नाउ थर्ड जो ब्लॉक है आपका वो है क्वांटाइजर। क्वांटाइजर क्या करता है? तो क्वांटाइजर राउंड्स ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल्ड वोल्टेज टू द नियरेस्ट क्वांटाइज्ड वोल्टेज। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्वांटाइजर का यूज़ कैसे होता है, एक पूरी टॉपिक है ये क्वांटाइजेशन। तो ये बात हम समझ लेते हैं कि क्वांटाइजर की नीड क्यों है यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज क्वांटाइजर एक ब्लॉक जो है हमने नहीं लिया, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग होगी पहले। और सैम्पलिंग से मान लीजिए कि हमने बहुत सारे सैंपल्स, मीन्स मिलियंस ऑफ सैंपल्स हमने क्रिएट कर लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सैंपल आप क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन ईजी होगा और अच्छा होगा, नॉइज़ का इफेक्ट कम होगा। अब मान लीजिए कि मिलियंस ऑफ सैंपल्स हमने क्रिएट कर लिए और अब उनको इनकोड करना है। ठीक है, अब उनको इनकोड करना है। तो क्या हमारे पास मिलियंस ऑफ कोड्स हैं? ये पॉसिबल नहीं है, मिलियंस ऑफ कोड हमारे पास नहीं है। इसी वजह से क्वांटाइजर क्या करता है? राउंड्स ऑफ करता है अलॉट ऑफ सैंपल्स को एक क्वांटाइज्ड वोल्टेज पे राउंड ऑफ करता है। ठीक है, इसलिए क्वांटाइजेशन की नीड होती है। एनकोडर रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ द सैंपल्ड वोल्टेज विथ अ यूनिक बाइनरी कोड। जब क्वांटाइजर अलॉट ऑफ सैंपल्स को क्वांटाइज्ड वोल्टेज में राउंड ऑफ कर देता है, तो जो सैंपल्ड वैल्यू हैं उनको एनकोडर क्या करता है? एक यूनिक कोड में एनकोड कर देता है। ठीक है, और जो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है वो यही कह रहा है कि इफ देयर इज नो क्वांटाइजर, न्यूमरस नंबर ऑफ बाइनरी कोड्स हैज टू बी जनरेटेड विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब रीजनरेटिव रिपीटर क्या होता है? हमारा एनकोडर के बाद हमारा जो चैनल है
उसमें रीजनरेटिव रिपीटर लगे हुए हैं। तो रीजनरेटिव रिपीटर एलिमिनेट्स टोटल चैनल नॉइज एंड फ्रेश कॉपी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल विल बी रीजनरेटेड। तो रीजनरेटिव रिपीटर इज नथिंग बट जब आप सपोज कि आपके घर में वाईफाई लगा होगा और कभी कभार आपके वाईफाई की स्पीड बहुत लो हो जाती है, तो आप कंप्लेन करते हैं और जो एजेंट होता है वो आता है और कहीं ना कहीं एक छोटा सा बॉक्स लगा के चला जाता है। वो बॉक्स क्या करता है, वो बॉक्स यही करता है कि वो जो नॉइज़ वगैरह होती हैं उनको रिमूव कर देता है और फ्रेश कॉपी जनरेट करता है। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसकी फ्रेश कॉपी को जनरेट करके अगेन आपको सही डेटा रेट सेंड करता है। ठीक है, तो यही काम रीजनरेटिव रिपीटर करते हैं कि आपके जो नॉइज़ हैं चैनल नॉइज उसको रिमूव कर देते हैं और फ्रेश कॉपी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल विल बी रीजनरेटेड, है ना। डिकोडर क्या करेगा, ऑब्वियसली आपको पता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनकोडर करेगा। और जो लो पास फिल्टर है रिसीवर एंड पे, जो लो पास फिल्टर है रिसीवर एंड पे, उसका इनपुट क्या होगा, उसका इनपुट डिकोडर का जो आउटपुट होगा वही होगा और डिकोडर का जो आउटपुट है वो एक क्वांटाइज्ड सिग्नल होगा, है ना। देखो ट्रांसमीटर में जो सबसे लास्ट है वो है आपका एनकोडर, तो रिसीवर में सबसे पहले डिकोड करेगा और एनकोडर के पहले ट्रांसमीटर में है आपका क्वांटाइजर। एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए क्वांटाइजर। तो रिसीवर में डी क्वांटाइजर नहीं है, देख रहे हैं। एनकोडर के लिए डिकोडर लगा हुआ है रिसीवर पे, बट क्वांटाइजर के लिए डी क्वांटाइजर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जो लो पास फिल्टर है आपका यहाँ पे वो कैसा सिग्नल रिसीव करेगा, क्वांटाइज्ड सिग्नल रिसीव करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट ऑफ लो पास फिल्टर, यहाँ पे आपका जो थर्ड लास्ट है, डिकोडर विल डू द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनकोडर एंड द इनपुट ऑफ एलपीएफ विल बी क्वांटाइज्ड सिग्नल। और आप देखेंगे जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है इन द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल फाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटाइजेशन एरर विल बी परमानेंटली रिटेन्ड। मतलब जब डिक्वांटाइजर नहीं लगा हुआ है तो जो हम रिसीवर पे रिसीव करेंगे उसमें क्वांटाइजेशन एरर रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एनकोडिंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तभी एनकोड करते हैं तो डिकोड कर लेते हैं, बट क्वांटाइजेशन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है, इसी वजह से डिक्वांटाइजेशन नहीं हो पाता सिग्नल का और उसकी वजह से क्वांटाइजेशन एरर रहता है हमारा यहाँ पे। तो आई थिंक एक एक ब्लॉक के प्रोसेस या एक एक ब्लॉक की जो आपकी वर्किंग है वो आपने ढंग से समझ ली होगी। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है आपका क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन एरर के लिए आपको बता दूं मैं पहले कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एनकोडिंग करनी होगी हमें, और हमें ये पहले ही डिसाइड करना होता है कि एनकोडिंग हमें कितने बिट से करनी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटाइजेशन भी करते हैं। तो एनकोडिंग के लिए आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ बिट्स से एनकोड करना चाहते हैं अपने सैंपल्स को। क्लियर है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू एनकोड द सिग्नल देन नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स आर गिवन बाई। क्वांटाइजेशन लेवल्स क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ, जस्ट ये फार्मूला भी याद रखेंगे कि अगर n इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू एनकोड द सिग्नल देन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स आर गिवन बाई l इज इक्वल टू 2 to the power n। l क्या है आपका नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल और n क्या है आपका नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। क्लियर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने एक सैंपल को कितने नंबर ऑफ बिट्स से एनकोड करना चाहते हैं। अब आपको क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अब हम यहाँ से क्वांटाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स वी हैव अ सिग्नल शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक रैंडम एनालॉग सिग्नल हम ले लेते हैं जिसका हमें डिजिटल करना है। ठीक है, और मैंने बोला था कि डिजिटल करेंगे अगर तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम n इज इक्वल टू 2 बिट्स पर सैंपल ही यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं कि हम अपने जो सैम्पलिंग करेंगे और जितने सैंपल्स होंगे उनको हम 2 बिट्स पर सैंपल के हिसाब से एनकोड करेंगे। क्लियर है, तो n इज इक्वल टू 2 बिट पर सैंपल के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स बनेंगे। फार्मूला आपको दिखा रखा है, l इज इक्वल टू 2n एंड नथिंग बट 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स बनेंगे। अब ये 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स क्या है आप देखेंगे,
एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। डायग्राम पे देखिए, ये है 4 लेवल्स, लेकिन अभी हमें इन लेवल्स की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इन लेवल्स की हमें वैल्यू नहीं पता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेवल्स तो आपको पता चल गया कि अगर n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो नंबर ऑफ लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 टू द पावर n से। अब डायनेमिक रेंज क्या होती है किसी भी सिग्नल की? तो डायनेमिक रेंज होती है आपकी v मैक्सिमम माइनस v मिनिमम। तो यहाँ पे v मैक्सिमम कितना है इस सिग्नल की? मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा रहा है? 8 वोल्ट। मिनिमम कितना जा रहा है? 0 वोल्ट। तो डायनेमिक रेंज कितना हो गया? 8 वोल्ट। ओके, एंड नाउ आप देख सकते हैं, मैंने दिखा रखा है डायग्राम में, एक बार देखेंगे। ये है आपका डायनेमिक रेंज 0 से 8। क्लियर है? नाउ तो व्हाट इज स्टेप साइज? तो स्टेप साइज इज गिवन बाय, इसके लिए एक फार्मूला है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप साइज। ये एक टर्म है, क्वांटाइजेशन में आपको यूज होंगे। डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फार्मूला है आपका वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन एल। ठीक है, तो वी मैक्स माइनस वी मिन आपका 8 वोल्ट है और एल अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है वो 4 है। क्वांटाइजेशन लेवल आपके 4 हैं, तो 2 वोल्ट का आपका स्टेप साइज है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि स्टेप साइज और क्वांटाइजेशन लेवल में क्या रिलेशन है, वो आप देखिए डायग्राम में देखेंगे। एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम में, जो आपने क्वांटाइजेशन लेवल्स बनाए थे 4 और जो आपके स्टेप साइज आए हैं 2 वोल्ट, ये दोनों रिलेटेड हैं। आप देखिए, जो आपके 4 क्वांटाइजेशन लेवल हैं वो आपके 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट पे हैं, और एक स्टेप की जो साइज है वो भी 2 वोल्ट की है ना? 0 से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट, 4 वोल्ट से 6 वोल्ट और 6 वोल्ट से 8 वोल्ट। ये 4 स्टेप साइज हैं 4 क्वांटाइजेशन लेवल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्या कह रहा है? क्वांटाइज्ड वैल्यूज आर द मिडल वैल्यूज ऑफ द ईच स्टेप। ईच स्टेप, स्टेप क्या है? 0 से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट, 4 से 6 और 6 से 8। और क्वांटाइज्ड वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहा है? मिडिल वैल्यूज ऑफ द ईच स्टेप। तो आप बताएंगे कि 0 से 2 वोल्ट के लिए मिडिल वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट। एवरेज निकाल लीजिए, मिडिल वोल्टेज आ जाएगा आपको, तो 1 वोल्ट आएगा। 4 से 2 वोल्ट से 4 वोल्ट का जो स्टेप साइज है 3 वोल्ट इसका आएगा। 4 से 6 के लिए 5 वोल्ट और 6 से 8 वोल्ट के लिए 7 वोल्ट। क्लियर है? और ये आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 7 वोल्ट, ये क्या है? क्वांटाइज्ड वैल्यू है। एक बार फिर से देखेंगे, ये आपके क्वांटाइज्ड वैल्यू हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हमने डिफाइन किए जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स, डायनेमिक रेंज, स्टेप साइज और क्वांटाइज्ड वैल्यूज, ये आपको आने चाहिए। अब हम क्वांटाइजेशन करते कैसे हैं यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, है ना? क्वांटाइजेशन लेवल। अब मैं थोड़ा बार बार पीछे जाऊंगा और इस स्लाइड पे आऊँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा ज़रा। कुछ सैंपल्स वैल्यू हमने लिए हैं। पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है, कुछ सैंपल्स वैल्यू हैं, जैसे कि कुछ जैसे सैम्पलिंग करने के बाद कुछ सैंपल्स वैल्यू हैं, जो कि 0.2 वोल्ट का एक सैंपल है, 1.6 वोल्ट का एक सैंपल है, 2.8 का है, एंड सो ऑन। क्लियर है? अब इसकी क्वांटाइजेशन कैसे करेंगे? क्वांटाइजेशन का मतलब है अब इनको राउंड ऑफ करेंगे। अब इनको राउंड ऑफ करेंगे क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ के आसपास। ठीक है, तो पीछे जाएंगे। अब देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे जो स्टेप साइज का सिंबल दिखा हुआ है, दिख रहा है वहाँ पे, स्टेप साइज का जो सिंबल है ये बताता है क्वांटाइज्ड वैल्यू 1 वोल्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 से 2 वोल्ट के बीच में जितने भी सैंपल वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे 1 वोल्ट से। 2 वोल्ट से 4 वोल्ट के जितने भी सैंपल वैल्यू हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे 3 वोल्ट से, और 4 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में जितने भी सैंपल हैं वो 5 वोल्ट से, और 6 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में जितने भी सैंपल्स हैं वो 7 वोल्ट से। अब आप देखेंगे 0.2 वोल्ट कहाँ पड़ेगा फर्स्ट स्टेप साइज में? तो वो 1 वोल्ट से रिप्रेजेंट होगा। 1.6 वोल्ट कहाँ रिप्रेजेंट लाई करेगा?
वो भी 0 से 2 वोल्ट के बीच वाले में लाई करेगा, इसलिए उसको 1 वोल्ट किया हुआ है क्वांटाइज्ड वैल्यू इसकी। 2.8 वोल्ट कहाँ लाई करेगा? सेकेंड स्टेप साइज पे देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड स्टेप साइज 2.8 वोल्ट यहाँ होगा कहीं 2.8, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 3 वोल्ट पे। ठीक है, क्वांटाइज्ड वैल्यू 3 वोल्ट है तो यहाँ पे हमने 3 वोल्ट कर दिया। 4.6 वोल्ट कहाँ पड़ेगा? देखिए ज़रा, 4.6 वोल्ट 4.6 वोल्ट पड़ेगा आपका थर्ड स्टेप साइज पे, और उसको क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या है उसकी? 5 वोल्ट। 5.2 वोल्ट कहाँ पड़ेगा? 5.2 वोल्ट देखेंगे, 5.2 वोल्ट भी आपका थर्ड स्टेप साइज में ही पड़ेगा, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 5 वोल्ट से। 7.9 वोल्ट कहाँ पड़ेगा? 7.9 वोल्ट आपका फोर्थ स्टेप साइज में पड़ेगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे हम 7 वोल्ट से। देखिए 7 वोल्ट किया हुआ है। 8 वोल्ट कहाँ पड़ेगा? फोर्थ स्टेप साइज पे, तो 7 वोल्ट से इसको राउंड ऑफ करेंगे। और 0 वोल्ट कहाँ पड़ेगा आपका? फर्स्ट स्टेप साइज पे, तो ये आपका 1 वोल्ट। आई थिंक आपको राउंड ऑफ करना आ गया होगा क्वांटाइज्ड वैल्यू से। ठीक है, अब जब हमने अलॉट ऑफ सैंपल्स को राउंड ऑफ कर लिया है क्वांटाइज्ड वैल्यू पे, तो अब हम एक यूनिक कोड बताएंगे, और ये यूनिक कोड आएंगे कैसे आप देखेंगे यहाँ पे। फॉर n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल कोड्स आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब हमने डिसाइड किया था कि हम अपने एक सैंपल को 2 बिट से इनकोड करेंगे, तो 2 बिट से इनकोड करने के लिए कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर मैं यही कहता हूँ कि हम अपने एक सैंपल को 3 बिट पर सैंपल के हिसाब से इनकोड करना चाहते हैं, तो कितने वैल्यूज आएंगे? 2 to the power 3, 8, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 से लेकर के 1 1 1 तक। ठीक है, आ गया समझ में? और मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो 1 वोल्ट है उसको मैं इनकोड करूँगा 0 0 से, जो 3 वोल्ट है उसको इनकोड करूँगा 0 1 से, जो 5 वोल्ट है इन क्वांटाइज्ड वैल्यू उसको इनकोड करूँगा 1 0 से, और जो 7 वोल्ट है उसको इनकोड करूँगा मैं 1 1 से। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम में इनकोडर आउटपुट दिया है। जो भी आपके सैंपल वैल्यू थे क्वांटाइज्ड वैल्यू 1 वोल्ट से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एंड ये लास्ट वाला 0 0। क्लियर है? ठीक है, अब बात जो मैंने बताई थी कि जब हमारे पास डी क्वांटाइजर नहीं होता है तो एरर, जो क्वांटाइजेशन एरर होता है वो क्या होता है? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल सैंपल वैल्यू था वो तो 0.2 है पहले के लिए। अगर पहले के लिए देखें तो हमने जो सैंपलिंग करी थी उसका तो 0.2 वोल्ट है, और जो क्वांटाइज्ड वैल्यू हमने ली राउंड ऑफ किया वो 1 वोल्ट है। तो कितने का एरर है? सैंपल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्वांटाइजेशन एरर के लिए, कि क्वांटाइजेशन एरर क्या कहता है? सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो अब एक एक सैंपल वैल्यू आपको पता है 0.2 है, ये 1 वोल्ट है, तो इसके लिए माइनस 0.8, इसके लिए 0.6, थर्ड सैंपल वैल्यू के लिए -0.2, फोर्थ के लिए -0.4, फिफ्थ के लिए आपका 0.2, सिक्स्थ के लिए 0.9, सेवेंथ के लिए 1 और एट्थ के लिए -1। ठीक है, ये है आपका क्वांटाइजेशन एरर। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2 ही होता है। मतलब मैक्सिमम प्लस डेल्टा अपॉन 2 जा सकता है और मिनिमम माइनस डेल्टा अपॉन 2 जाएगा। तो इस केस में जो डेल्टा था हमारा 2 वोल्ट का था। अब आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम हमारे एरर है क्वांटाइजेशन एरर, वो या तो +1 वोल्ट या -1 वोल्ट ही जाएगा। क्लियर है? तो ये भी फार्मूला याद रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, जिनका यूज़ पीसीएम में न्यूमेरिकल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वो आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल जो है आपके वो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल क्या होता है? अभी अभी फार्मूला बताया था मैंने, L इज इक्वल टू 2 to the power n। स्टेप साइज का फॉर्मूला V मैक्स माइनस V मिन अपॉन L, या फिर V पीक टू पीक अपॉन 2n। पीक टू पीक किसके लिए? फॉर एम टी इज इक्वल टू AM cos 2 pi FM t। साइनसोइडल अगर है तो पीक टू पीक, वैसे भी अगर कोई रैंडम सिग्नल है तो उसके लिए भी हम पीक टू पीक ले लेंगे। तो साइनसोइडल सिग्नल के लिए क्या होगा हमारा? 2AM
माइनस AM से प्लस AM होगा, तो वी मैक्स माइनस वी मिन करेंगे तो 2AM अपॉन 2n। क्लियर है। क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा आपका, सैम्पल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू, अभी अभी हमने किया है। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर भी हमने अभी भी किया है, प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2 रिप्रेजेंट करते हैं QE मैक्सिमम से क्वांटाइजेशन एरर। बिट ड्यूरेशन क्या होती है, TB। बिट ड्यूरेशन होती है आपकी 1 बिट की ड्यूरेशन को कहते हैं हम बिट ड्यूरेशन। तो अगर 3 बिट की है, आपका जो सैंपल है वो 3 बिट का है, तो आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल होगा वो NTB मीन्स, अगर सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है सिग्नल है जो 3 बिट है, ये 3 बिट जो है आपके, उनके लिए आप क्या करेंगे, जो सैम्पलिंग इंटरवल होगा वो NTB। क्लियर है। तो 3 TB इस सैंपल के लिए, इस सैंपल को हमने 3 बिट से इनकोड किया है, तो इसके लिए जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो है आपका 3 TB। ठीक है। तो NTB सैम्पलिंग इंटरवल और TB 1 बिट की ड्यूरेशन। बिट रेट क्या होता है, बिट रेट या डेटा रेट या सिग्नल डेटा रेट भी कहते हैं इसको। जो आप वाईफाई या अपने मोबाइल में KBPS MBPS की स्पीड काउंट करते हो ना, वो यही है बिट रेट जिसको कहते हैं KBPS MBPS में, जिसकी यूनिट बिट्स पर सेकेंड होती है मिनिमम। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो NFS, RB इज इक्वल टू NFS। अब इसको याद रखने के लिए मैं जो जैसे याद रखता हूँ, क्योंकि NFS एक गेम था, रेसिंग गेम थी, उसको उससे मैंने याद रखा हुआ है कि RB इज इक्वल टू बिट रेट इज इक्वल टू NFS। स्पीड अच्छी होती है उसमें तभी आदमी जीतता है, तो बिट रेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो NFS ऐसे ही मैंने अपने रिमेंबर के लिए एक बनाया हुआ है। तो RB इज इक्वल टू NFS, और FS क्या है आपका, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है। और अगर इसको हम सैम्पलिंग इंटरवल या बिट ड्यूरेशन के फॉर्म में रखें, N/TS और इज इक्वल टू 1/TB। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो आपका फार्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, वो ये बताता है कि हम कितनी मैक्सिमम बैंडविड्थ ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजिटल में, और मिनिमम कितनी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ केसेस हैं वो देखेंगे। पहला केस ये कहता है कि अगर हम अपने सिग्नल को 1 बिट पर सैंपल के हिसाब से कोड करके ट्रांसमिट करते हैं, या जो लिखा हुआ है 1 बिट इज ट्रांसमिटेड इन अ स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। ठीक है। अगर 1 बिट ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, RB। ठीक है, देख सकते हैं आप, उसके लिए जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी वो RB होगी। दूसरा केस कहता है कि अगर हम 2 बिट एक साथ ट्रांसमिट करें, या हम अपने एक सैंपल जो है वो 2 बिट से इनकोड करके सेंड करें, तो ये 2 बिट हो जाएंगे, और 2 बिट में आपकी जो बिट ड्यूरेशन है वो 2 TB हो जाएगी टोटल, और 2 TB से आपका जो बैंडविड्थ कैलकुलेट होगा वो RB/2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक बिट से, एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बिट से जो बिट ड्यूरेशन TB है उससे जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, बार बार यही सिग्नल मैं लेता हूँ, तो बैंडविड्थ कितनी होगी, 1/TB। और अगर 2 बिट ले लें तो 2 TB हो गया। 2 TB मीन्स 1/2 TB। इससे हमारी जो बैंडविड्थ कैलकुलेट कर होके आएगी वो RB/2। तीसरा केस ले लेते हैं हम, 3 बिट अगर ट्रांसमिट करते हैं इन ए स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट, तो 3 बिट से जो बैंडविड्थ आपकी आएगी वो RB/3। तो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती जा रही है। RB थी पहले, फिर RB/2 हो गई, फिर RB/3 हो गई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ही ना हो और हम डेटा ट्रांसमिट कर लें? पॉसिबल नहीं है। अभी आगे आप देखेंगे, लिखा हुआ है प्रैक्टिकली एटलीस्ट 2 बिट्स शुड बी ट्रांसमिटेड इन अ स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। अब आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली कम से कम 2 बिट ट्रांसमिट होनी चाहिए इन अ स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप कितना सिस्टम यूज़ करते हैं, कितना अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। बट एटलीस्ट 2 बिट, क्यों कह रहा है एटलीस्ट 2 बिट, क्योंकि बैंडविड्थ जो आपकी RB है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एटलीस्ट 2 बिट में RB/2 जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि 1 बिट भेज के कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम एटलीस्ट 2 बिट पर सैंपल भेजें,
तो हमें ज़्यादा फ़ायदा, आधे बैंडविड्थ की तो ऐसे ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, बेनिफिट ऐसे ही मिल जाएगा हमें। तो इसलिए 2 बिट्स एटलीस्ट सेंड करना चाहिए, हमें ट्रांसमिट करना चाहिए इन स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिनिमम, सॉरी अभी मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आपकी आरबी है, जो हम प्रीफर नहीं करेंगे, ठीक है, आरबी हम प्रीफर नहीं करेंगे। एंड मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज मिनिमम होनी चाहिए आरबी अपॉन 2, ठीक है, ये आपका मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आरबी अपॉन 2 होना चाहिए। क्लियर है ये आपका। हाँ, अभी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल 3-4 करेंगे तो आरबी अपॉन 3 भी हो सकता है, आरबी अपॉन 4 भी हो सकता है, हम आरबी अपॉन 2 ही क्यों ले रहे हैं मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ? आप देखेंगे इसका रीजन ये है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बिट्स इन ए स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट डिक्रीजेज द चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। ये तो अच्छी बात है, चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जा रही है, लेकिन क्या करता है ये, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एन इज इक्वल टू इंक्रीज करने पे, एन की वैल्यू इंक्रीज करने पे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। इसलिए हम बैंडविड्थ आरबी अपॉन 2 ही मिनिमम रखते हैं, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही फार्मूले अभी हमने देखे बहुत सारे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कंटिन्यूस सिग्नल है 10 cos 2 पाई इंटू 10⁴t, और कह रहा है कि इसे हम 4 बिट PCM सिस्टम से भेज रहे हैं, मतलब n इज इक्वल टू 4 है, स्मॉल n इज इक्वल टू 4 है, और कह रहा है कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स। तो ऑल द पैरामीटर्स का मतलब जितने भी हमने अभी फार्मूले देखे उनको कैलकुलेट करेंगे, मीन्स जस्ट रिवीजन ऑफ फार्मूला होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है। AM 10 वोल्ट गिवन है, FM 10 किलो हर्ट्ज गिवन है, और n इज इक्वल टू 4 बिट पर सैंपल गिवन है। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन लेवल्स कितना होगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए L इज इक्वल टू 2⁴n मीन्स 16 क्वांटाइजेशन लेवल्स। स्टेप साइज क्या होगी, फटाफट कैलकुलेट करिए फार्मूले से। स्टेप साइज क्या होगी, साइनोसोडल है तो 2AM अपॉन L, 20/16 1.25 वोल्ट। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2 0.625 वोल्ट्स। ये आपका मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, वैसे मैक्सिमम ही कहते हैं हमेशा इसको। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपके लिए आपको FM गिवन है 10 किलो हर्ट्ज, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ FM। आपको ये नहीं कहेगा कि 20 किलो हर्ट्ज, बार बार बता रहा हूँ, यूनिट को ध्यान रखेंगे, 20,000 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी, कैमरा मिसप्लेस हो गया था। तो सैम्पलिंग जो आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 20,000 सैंपल्स पर सेकेंड। नाउ मैक्सिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, उसके पहले बिट रेट या डेटा रेट आरबी, एनएफएस क्या है आपका, एफएस अभी निकाला है आपने। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यूक्विस्ट रेट के बराबर 20,000 सैंपल्स पर सेकेंड, और आरबी इक्वल टू एनएफएस, एन क्या है आपका 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000। अब आरबी की जो यूनिट होगी वो सैंपल्स पर सेकेंड नहीं, क्योंकि मैंने बताया था डेटा रेट है या बिट रेट, kbps mbps gbps, तो 80,000 है, दैट मीन्स 80 kbps। क्लियर है। अगेन क्या है, बिट ड्यूरेशन 1/RB, तो 1/RB क्या है आपका 1/80 kbps मीन्स 12.5 माइक्रोसेकेंड। ये आप सोल्यूशन करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आरबी 80 किलोहर्ट्ज। अब देखो यहीं पे आरबी कैलकुलेट किया हमने, जब डेटा रेट कहते हैं इसको तो 80 kbps हो गया, और यहीं मैक्सिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जब आरबी होती है तो हो जाता है 80 किलोहर्ट्ज, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। और मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आरबी अपॉन 2 मीन्स 40 किलोहर्ट्ज। तो ये था आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें एक टॉपिक और है, रीजनरेटिव रिपीटर, इसको पढ़ लेते हैं कि
ये होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखेंगे। पहले बता दें कि रीजनरेटर रिपीटर क्या करता है, चैनल के टोटल नॉइज को रिमूव कर देता है और फ्रेश कॉपी ऑफ सिग्नल को जनरेट कराता है। कैसे कराता है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। लिखा हुआ रीजनरेटर रिपीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी मच ऑफ नॉइज फ्री इन्वायरमेंट इन डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डिजिटल ट्रांसमिशन में चैनल से नॉइज को रिमूव कराने के लिए। अब देखेंगे कि सपोज हमने एक जो डिजिटल सिग्नल है उसको हमने ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये इनकोडर के बाद की कहानी है। डिजिटल सिग्नल है, ट्रांसमिट कर रहे हैं इस चैनल से। अब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है बिट्स में, वो प्रोपोगेट होते होते ट्रैवल करते करते उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ कम हो जाती है, कुछ नॉइज़ की वजह से अफेक्ट हो जाती है। तो एक सिग्नल हमने जो नॉइज़ से अफेक्टेड वो दिखा रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे, और वो एज ए इनपुट यहाँ आता है। थ्रेशोल्ड कंपैरेटर भी कहते हैं रीजनरेटिव रिपीटर को। एक बात ये भी याद रखेंगे कि रीजनरेटिव रिपीटर को थ्रेशोल्ड कंपैरेटर भी कहते हैं टेक्निकल टर्म में। ठीक है, अब जो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर है उस पर जो इनपुट आ रहा है उस पर एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों वोल्टेज का एवरेज लेंगे हम। ठीक है, और सिर्फ इन दोनों का नहीं, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर पे जितने भी इनपुट आ रहे हैं उनका हम एवरेज लेते हैं। फिलहाल अभी ये 2 इनपुट आ रहे हैं, 5 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट के। ठीक है, तो इसलिए हम इसका एवरेज लेंगे। एवरेज कितना होगा, 0। तो इस समय जो VTH है आपका 0 है। और थ्रेशोल्ड कंपैरेटर क्या करता है कि कंडीशन लगाता है, ये डिसीजन मेकिंग डिवाइस भी कहते हैं इसको, कि अगर इनपुट टू द थ्रेशोल्ड कंपैरेटर इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो वो उसे एज अ 1 बताता है, आउटपुट देता है। और अगर इनपुट वोल्टेज टू द थ्रेशोल्ड कंपैरेटर इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज देन उसको वो 0 की तरह ट्रीट करके डिसीजन लेता है। और उस हिसाब से यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नॉइज से अफेक्टेड सिग्नल था, लेकिन थ्रेशोल्ड कंपैरेटर ने VTH कैलकुलेट किया और उसके बाद से कंपैरिजन से अगेन 1010 दे दिया। तो आप देख सकते हो कि अफेक्टेड जो नॉइज से अफेक्टेड जो सिग्नल था वो अब उसकी फ्रेश कॉपी यहाँ पे जनरेट हो गई है और नॉइज भी रिमूव हो गया। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड कंपैरेटर या रीजनरेटिव रिपीटर काम करता है। क्लियर है। और एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ हाई अमाउंट ऑफ नॉइज इंटरफियर्स विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल देन देयर इज अ चांस फॉर 1 टू बी रिसीव्ड एज 0 एंड 0 कैन बी रिसीव्ड एज 1। तो क्या कह रहा है कि अगर आपके चैनल पे नॉइज अगर बहुत ज़्यादा है तो रीजनरेटिव रिपीटर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, इन द कंटिन्यूअस सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल नॉइज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग रीजनरेटिव रिपीटर इफ अमाउंट ऑफ नॉइज इज वेरी हाई। ठीक है, उस केस में आपका जो 1 है वो 0 की तरह रिसीव हो सकता है और 0 आपका 1 की तरह रिसीव हो सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओवर द चैनल नो यूनिफॉर्म स्पेसिंग विल बी एक्सपेक्टेड बिटवीन एडजेसेंट रीजनरेटिव रिपीटर्स। तो इसका मैं बता देता हूँ एग्जांपल। सपोज आपने कंप्लेन किया अपने वाईफाई के लिए और जो एजेंट आता है वो क्या करता है, ऐसा नहीं है, वो क्या करता है कि उसके पास डिवाइस होती है जो अपने जो भी केबल उसने बिछा रखी है उस पर वो केबल पे चेक करता है कि कहाँ पे डेटा रेट कम हो रहा है। जहाँ पे डेटा रेट कम होगा वो वहीं पे वायर काट करके वो रीजनरेटिव रिपीटर लगा देता है। ऐसा नहीं है कि हर 500 मीटर पे लगा देगा, हर 200 मीटर पे लगाएगा, ये जरूरी नहीं है। जहाँ जहाँ पे डेटा रेट कम होगा वहाँ वहाँ पे वो रीजनरेटिव रिपीटर लगाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं होती है, मीन्स 200 मीटर पे लगा दें हर 200 मीटर पे, उससे आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा ना, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब आप कंप्लेन करते हैं तो जहाँ जहाँ पे डेटा रेट कम होता है वहाँ वहाँ पे रीजनरेटिव रिपीटर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो आई होप रीजनरेटिव रिपीटर की वर्किंग आपको समझ में आई होगी, PCM सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।